सारे आज एक बात तो एटलीस्ट नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं बनाया, कोई एरो नहीं बनाया। एक्चुअल में रीज़न है इसका एक, क्योंकि आज डायरेक्शन ये लॉ दिखाएगा हमें। वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स इट सेज समथिंग अबाउट रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मोशन सब मॉलिक्यूल्स के पास एक मोशन होता है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दैट? थर्मल मोशन हो सकता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस होते हैं, रोटेशनल मोशन हो सकता है, काफ़ी सारे मोशंस हो सकते हैं। ये हमें सेकंड लॉ बताता है एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करके, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो रैंडमनेस। अगर फॉर एग्जाम्पल कह दिया तो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। लेट्स गो इनटू इट। सबने एग्जाम्पल में देखा हुआ क्या कि मैंने जैसे ही एक आइस क्यूब को वाटर के बीच में डाल दिया, रैंडमनेस इंक्रीज होने लग गई। एक एग्जांपल और मैं ऐसे वर्बली बता देता हूँ कि जैसे ही हम किसी वाटर को एक बर्नर पे रख के बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। रैंडमनेस को और क्या कह सकते हैं? डिसऑर्डर इंक्रीज होने लग जाता है। इसको डीप चलते हैं, थोड़ा सा डीप चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। डीप जाने के लिए हमें क्या समझना होगा? रैंडम मॉलिक्यूलर, एटॉमिक और थर्मल मोशंस। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, हमें मोशन देखना है यहाँ पे। तो ये मोशन हमारे पास क्या डिस्क्राइब करता है कि जब हम बहुत छोटे लेवल पे चले जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उससे भी छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस होती हैं मॉलिक्यूल्स की। और जैसे ही उनको कुछ एनर्जी में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो फर्स्ट लॉ से देखा था, जितनी भी एक्सटर्नल एनर्जी में प्रोवाइड करूंगा वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब वो इंटरनल एनर्जी क्या इंक्रीज करेगी? रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, डिसऑर्डर इंक्रीज करेगी। कैसे पता चला? मैं एक और बार बता देता हूँ। सपोज करो कि मैं जिस रूम में शूट कर रहा हूँ, उस रूम में मैं कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता हूँ। मान लो वो रूम का साइज इतना सा है पहले, ठीक है, इतना सा। अब गैस उसमें फिट आ रखी है, बिल्कुल फिल हो रखी है। मैं जैसे उसे छोड़ दूंगा, इतने बड़े बॉक्स में डाल दूंगा, रैंडम, जितना इसके पास ज्यादा स्पेस होगा, मोर वेकेंट स्पेस इज इक्वल टू मोर रैंडमनेस। ठीक है, ऐसे सोच लो, मैंने उसको बहुत सारे ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया। ग्रिड्स में डिवाइड करने का मतलब है, मान लो मैंने एक क्यूब लिया, क्यूब सबको एक माइंड में क्यूब बना लो जल्दी, मैं कुछ वीडियो नहीं दिखाने वाला हूं, इसलिए कोई क्लिप नहीं, थोड़ा सा सोचो। एक क्यूब लिया, उसको बहुत सारे पीसीज में, एक सेकेंड विजुअलाइज करना है, ऐसे करते हैं। पनीर का पीस लिया, बहुत सारे पीसीज में कट कर दिया, जो पीसीज बने छोटे छोटे क्यूब्स बन गए ना, वही वाले, पनीर तो सब खाते होंगे ना, हाँ वही। तो अब वो छोटे छोटे जो मेरे पास पीसीज बन गए, वो मान लो हमारे पूरे जो मेरा स्पेस है रूम का, मैंने उसको इतने ऐसे डिवाइड कर दिया। एक पीस में एक मॉलिक्यूल आ सकता है, एक पीस में एक मॉलिक्यूल आ सकता है। जब इतना सा मेरे पास रूम था, तो इतने से ही पीसीज बनेंगे, तो उतने में ही मॉलिक्यूल को एडजस्ट करना होगा, कितनी सारी कोलिजन्स पे उतरेंगे। स्पेस इतना कर दिया, और मेरे पास वो पीसीज आ गए, और पनीर आ गया मेरे पास, पनीर के पीसीज आ गए, तो और मेरे पास स्पेस, और जगह पे अब मॉलिक्यूल जा सकते। किस जगह पे जाएंगे हमें नहीं पता। मान लो पहले 10 मॉलिक्यूल थे, 20 जगह थी, सबने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं और 500 जगह हैं, तब हमारे पास परम्यूटेशन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 50,000 मॉलिक्यूल्स हैं और 500 मिलियन जगह है मेरे पास, रैंडमनेस सोच सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली मूव करते हैं स्पेस में, तो जितना ज़्यादा वेकेंट स्पेस होगा, उतनी ज़्यादा रैंडमनेस इंक्रीज होगी, उतनी ज़्यादा रैंडम यूनिवर्स बनेगा। जितनी भी गैलेक्सी उनके पास बहुत सारा स्पेस है, इसलिए वो रैंडमली कहीं भी मूव करती रहती है, रैंडमली कहीं भी मूव करती रहती हैं। तुमने सुना होगा कहीं वीडियोस में, जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने तो सुना होगा कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है क्यों? इक्विलिब्रियम में आने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्यों मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्रेड होना चाहते हैं? कभी ये सोचा है? सबको ये तो पता होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है, अगर मैं उनको यहाँ छोड़ दूंगा तो यहाँ स्प्रेड हो जाएंगे, यहाँ छोड़ दूंगा यहाँ, जितना बड़ा बड़ा करता रहूँगा उतने में। क्यों?
क्योंकि उन्हें एट द एंड इवेंचुअली उन्हें क्या आना है, इक्विलिब्रियम पे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद आया, थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ, रैंडमनेस क्यों होती है, क्यों वो फैलते हैं, क्यों वो एक जगह पे नहीं रहते? बिकॉज दे वॉन्ट टू बी इन एन इक्विलिब्रियम पोजिशन। वो एक इक्विलिब्रियम पोजिशन, वो जल्दी जल्दी अपनी एनर्जी खत्म करके बैठना चाहते हैं। दैट इज वाई दिस एंट्रोपी। तो हमारा यूनिवर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो कुछ एग्जाम्पल है। ह्यूमन बीइंग, हमारे पास कितना टाइम बचा है? यहाँ पे यूनिवर्स में भी कुछ ऐसे ही होता है। जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो रैंडमली मूव कर रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं। एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, आसपास से कहीं से भी कोई एनर्जी नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ओपन और क्लोज सिस्टम क्या होते हैं। ओपन सिस्टम जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, क्लोज में नहीं हो सकता। अंदर एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे गैलेक्सी के अंदर हो रहा है क्लोज सिस्टम, ओवरऑल क्लोज है, अंदर ओपन है, ठीक है। और ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें ये मेरा हाथ और ये मेरा हाथ, ओपन सिस्टम, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम हमें समझ आ गया। नेक्स्ट थिंग, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने वाटर और आइस वाला देखा, ऐसे ही मैं ग्लूकोन डी को सिंपल अगर मैं एक ग्लास में डाल दूंगा और मिक्स करूंगा, रैंडमनेस इंक्रीज करेगा वो। ह्यूमन बीइंग क्यों एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से एनर्जी क्या, उनकी एंट्रोपी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग्स आर ओपन सिस्टम, हम एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे वायरल होता है ना, वायरल आजकल तो वैसे भी बहुत चल रहा है। मतलब अगर ये वीडियो मेरी कोई बहुत बाद में देख रहा है तो इस टाइम पे यहाँ पे कोरोना चल रहा है, तो वो मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब बॉडी में से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। ये चीज़ मुझे बतानी थी यहाँ पर। और हमारे पास कितना टाइम बचा है, अगर रैंडमनेस मैं कह रहा हूँ खत्म हो रही है, धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स, कितने टाइम बाद ये बिल्कुल रुक जाएगा? 10⁻26। रोने ना लग जाना, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। 10⁻26 ईयर्स, इतना टाइम अभी हमारे पास पड़ा है। जियो आराम से, खुल के जियो। नेक्स्ट, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, एरो ऑफ टाइम, ठीक है। अब तुम कहोगे थर्मोडायनेमिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा तुमने, सेकंड लॉ का? लिखने वाला हूँ, पहले थोड़ा समझ लेते हैं ना कंसेप्चुअली। तो मेरे पास एरो ऑफ टाइम आ गया। एरो ऑफ टाइम हमारे पास क्या होता है कि टाइम की भी डायरेक्शन होती है। टाइम फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है टाइम, ठीक है। जैसे मैंने एक एग लिया, एग को यहाँ पे छोड़ दिया, फूट जाएगा नीचे जाके। क्या ये रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। एक चीज समझ आ गई कि जो मेरे पास इररिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली मतलब मेरे पास अगर मैंने इतना सा वो जार लिया जिसमें गैस थी, फिल कर दी, उसको जार को बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, गैस उसमें आ जाएगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने ऐसे एक दो पत्थर लिए, उसको ऐसे किया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एकदम चिंगारी निकल जाएगी। इररिवर्सिबल, चिंगारी वापस नहीं जा सकती। जो इररिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? स्पॉन्टेनियस। रिवर्सिबल प्रोसेसेस के थोड़े कम एग्जांपल हैं कि जो एक बार हो जाए वो दोबारा भी हो सकता है वापस, ऐसा कुछ, तो वो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं। उनमें नहीं जाएंगे अभी हम। इररिवर्सिबल प्रोसेसेस जो रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। अपनी साइकिल जैसे आगे को मूव कर रहे हो, पीछे को नहीं मूव कर सकती। एरो ऑफ टाइम क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन ऑफ टाइम, कि टाइम जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ टाइम। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे खुद एक पूरी बड़ी बड़ी वीडियो बन सकते हैं, इस पे तो डॉक्यूमेंट्री बन सकते हैं एरो ऑफ टाइम पे। एक्चुअल में यूट्यूब पे अगर जाओगे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पहले ही पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे देख सकते हो एरो ऑफ टाइम पे। अब एरो ऑफ टाइम पे कहने का मेरा मीनिंग ये नहीं है कि ये एक्सिस, इस एक्सिस का लॉन्ग टाइम मूव कर रहा होगा, ये तो स्पेशियल डायमेंशंस हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ये होते हैं स्पेशियल डायमेंशंस। इनसे अलग एक और होता है डायमेंशन, जिसे हम कहते हैं टाइम का डायमेंशन। देख नहीं सकते उसे, फील भी नहीं कर सकते उसे सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम होता है हमारे पास एरो ऑफ टाइम। इस चीज़ों को याद रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मिला के एक बड़ी चीज़ बन सकती है। ये पेंगुइन पता नहीं कब बन गया मुझसे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो जाके लास्ट वाली भी ई बुक्स देखो, उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन दे रखे, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, यू विल लव इट। तो अभी इसका एग्जाम्पल, इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इज S इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू
हीट प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, माय बैड। तो ये फॉर्मूला इसका एक याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ डेल्टा की जगह ये वाला डेल्टा यूज कर लो, ये, तो ये ध्यान रखेंगे। एक और चीज याद रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ की स्टेटमेंट यहाँ लिखने वाला हूँ, एरो ऑफ टाइम की स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। इसका मतलब है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कब होगी? इतने टाइम के बाद, इतने साल बाद जब मिलेंगे तब हमारा एंट्रोपी जो है वो जीरो हो चुकी होगी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, याद है फर्स्ट वीडियो में बताया था एब्सोल्यूट जीरो आने वाला है। लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, तो ई बुक पढ़ना, लास्ट की वीडियोस अच्छे से देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी भी ई बुक्स जाके देखो। एंड सी या।